नमस्कार, मैं नयन वार्ष्णेय स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्लिस अकेडमी पर। इस लेक्चर के अंदर हम इंडो इस्लामिक कल्चर में से चैप्टर 11 जिसके अंदर कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने नहीं पढ़े थे, लेकिन इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के अंदर एग्जाम के अंदर आए हैं। इन टॉपिक्स के अंदर जैसे कि हम बात करेंगे कुछ ऑथर्स की जो कि एंशियंट पीरियड को बिलोंग करते हैं। फिर ऐसे ही कुछ ऑथर्स को जानेंगे जो कि मिडेवल पीरियड को बिलोंग करते हैं और जानेंगे कि इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स लिखे। फिर हम देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को जो कि फेमस मॉन्यूमेंट्स वाले चैप्टर में हमने नहीं पढ़े थे और इन पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर लास्ट में कुछ भक्ति सेंस के बारे में जानेंगे और सिख गुरु के बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स करे थे अपने टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऑथर्स की जो कि एंशियंट इंडिया को बिलोंग करते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहले ऑथर हमको पढ़ने हैं वो है कौटिल्य। कौटिल्य बेसिकली फेमस है अपनी अर्थशास्त्र के लिए, यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में इन्होंने एक बुक लिखी थी। इसको हम याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि कौटिल्य जो है ये बेसिकली राइटर है अर्थशास्त्र के। इसी तरीके से मौर्यन एम्पायर के टाइम पे एक ट्रैवलर आए थे मैगस्थनीज करके। इन्होंने इंडिया के बारे में अपनी फाइंडिंग्स लिखी एक बुक के अंदर जिसका नाम इंडिका है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, इसको भी हम याद रखेंगे। फिर कालिदास आ जाते हैं, ठीक है। कालिदास ने काफ़ी सारे लिटरेरी वर्क्स लिखे। इसमें से जो चार इम्पोर्टेंट हैं वो अभिगयन शकुंतलम है, मेघदूत है, ऋतु संभार है और कुमार संभव है। ये टोटल चार लिटरेरी वर्क्स हैं इनके, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो आपको पता है कि जो जीके वाला सेक्शन है उसमें 2 मार्क्स का बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है कि इंडो इस्लामिक में वो इन 10 क्वेश्चन में से ना पूछ के इसमें से एक क्वेश्चन वहाँ पर डाल दे, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए हमने एक बार में जितने भी ऑथर्स थे उनको यहाँ पर कंबाइन कर दिया है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो अभी हमने 3 ऑथर्स के बारे में बात कर ली। इसके बाद जो एंशियंट इंडिया के अगले ऑथर हैं ये सुदरक हैं। सुदरक ने मिर्च शटिका करके किताब लिखी। इसी तरीके से विशाखा दत्ता एक और ऑथर हुए जिन्होंने मुद्रा शास करके किताब लिखी। फिर पनीनी आ जाते हैं। पनीनी ने अष्टदयाई लिखी और यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए डांडीन है। ठीक है, डांडीन इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक तो आ, दशकु मारचरित लिखी, दूसरा इन्होंने पंचतंत्र लिखा। तो पंचतंत्र की वजह से ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो क्लास 9th के अंदर ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर था इंडिया साइज एंड लोकेशन, वहाँ पर जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इंडिया के अंदर डिफरेंट वर्ल्ड से लोग घूमने आए, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब इस तरीके से लोग मूव करते हैं तो हमारे जो लोकल लिटरेरी वर्क्स होता है वो भी मूव करता है, जिसमें पंचतंत्र की कहानियों का जिक्र आया था। तो इसलिए आप ये इम्पोर्टेंट हो जाता है याद रखना कि जो पंचतंत्र के ऑथर हैं ये बेसिकली डांडीन है ना। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब की इसके बाद फिर आर्यभट्ट आते हैं। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांता करके एक किताब लिखी। फिर टोकपियार है ने टोकापियम लिखा। जयदेव ने गीता गोविंद लिखा। अब यहाँ पे चंद्र बरदाई इंपॉर्टेंट है, इनको चंद्र बरदाई कह देते हैं या चंद्र बरदाई भी कह देते हैं। इनने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, यानी कि बायोग्राफी लिखी थी पृथ्वीराज चौहान की। और लास्ट में यहाँ पे कल्हान करके एक एंशियंट ऑथर है जिन्होंने रजत रागनी करके लिखी। अब आपको ये करना है कि जिन पे स्टार मार्क करे गए हैं एटलीस्ट आप इनको याद रखेंगे। अदरवाइज आपको पढ़ने तो यहाँ पे सारे ही हैं, किसी से भी कुछ भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऑथर्स की जो कि मिडिवल इंडिया को बिलोंग करते हैं। इसमें जो पहले इंपॉर्टेंट ऑथर हैं वो अलबरूनी है। अलबरूनी पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने किताबुल हिंद लिखी थी जिसको तहकीक हिंद भी कहते हैं। इसके बाद हसन निज़ाम करके एक ऑथर हुए जिन्होंने ताजुल मासीर लिखा। इसी तरीके से मिनाज उस सिराज करके एक ऑथर हैं जिन्होंने तबक़त नसीरी लिखा है। फिर अमीर खुसरो आ जाते हैं। ठीक है, आमिर खुसरो एक इम्पॉर्टेंट ऑथर हुए। इन्होंने तुगलकनामा और खाजिन उल फतेह लिखी। ठीक है, इनके बारे में हम याद रखेंगे। इसी तरीके से अगले इम्पॉर्टेंट ऑथर ज़ियादुल मरीनी है। इन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही यानी कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में बायोग्राफी लिखी। फिर अगले ऑथर निज़ामुल मुल्क तुलसी हैं। इन्होंने सियासतनामा लिखा।
इसके बाद जो एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है वो इब्न बतूता हैं, जिनका असली नाम अबू अब्दुल्ला था। ये एक ट्रैवलर थे और इन्होंने रिहाला लिखी थी, है ना? यानी कि किताबुल रिहाला लिखी थी। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद इसी तरीके से हम मलिक मोहम्मद जयासी को भी याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने पद्मावत लिखी थी, है ना? यानी कि वो बुक लिखी थी जिसके अंदर हमें समझ में आता है कि किस तरीके से जो खिलजी थे, उन्होंने जब अटैक करा चित्तौड़ के ऊपर, तो किस तरीके से जो फीमेल्स थी उन्हें जौहर करा। 2 और इनकी राइटिंग्स हैं, एक अकरावत करके है और एक आखिरी कलाम है। ये भी मोहम्मद मलिक जयसी ने लिखी, जिसमें इम्पोर्टेंट पद्मावत या फिर पद्मावती है। इसके बाद दारा सिक्को है। दारा सिक्को इम्पोर्टेंट है क्योंकि दारा सिक्को ने मजमूल बहरीन लिखा था। बाबर ने अपनी बायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसको बाबरनामा कहते हैं या फिर ताजुक बाबरी कहते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि तर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। फिर हुमायूं की एक सिस्टर थी गुलबदन बानो बेगम, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने हुमायूं नामा यानी कि हुमायूं की बायोग्राफी लिखी। अबू फजल जो कि 7 जेम्स में से एक जेम्स थे अकबर के, इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखा। फिर अब्दुल कादिर बदियूनी ने मुंतखब उल तवारीख लिखा। इसी तरीके से निज़ामुद्दीन अहमद ने तबक़त अकबरी लिखा। फिर जहांगीर इम्पोर्टेंट है। जहांगीर ने ताजु के जहांगीरी लिखा था, यानी कि अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। इसी तरीके से अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाह नामा लिखा। फिर मिराज मोहम्मद काजिम हैं, इन्होंने आलमगीरनामा लिखा। हाफी खान मोहम्मद, जिनको मोहम्मद हासिम के नाम से जानते हैं, इन्होंने मुंतक उल लुबाब लिखा। फिर भीमसेन बुरहानपुरी, ठीक है, भीमसेन बुरहानपुरी जो है, इन्होंने 2 लिटरेरी वर्क लिखे हैं। पहला लिटरेरी वर्क इनका नुस्ख़ा-ए दिलखुशा है और दूसरा लिटरेरी वर्क इनका किताब उल दुरुस है। तो यहाँ पे जो ऑथर्स हमको पढ़ने थे वो पूरे हो जाते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं और कुछ इसमें पढ़ने रह गए हैं। जिसके अंदर सबसे पहले हमको क्वातुल इस्लाम मस्जिद के बारे में पता होना चाहिए। क्वातुल इस्लाम मस्जिद जो है, ये कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है वहीं पर मौजूद है। इसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने महरौली दिल्ली के अंदर कराया था। ये पहली बिल्डिंग थी सल्तनत पीरियड में जो कि बनवाई गई, और कहा जाता है कि ये पहला मॉस्क है इंडिया का। लेकिन अगर हम इंडो इस्लामिक के लेक्चर्स अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ा था कि जो चीरामन पेरुमल करके एक साउथ इंडिया के अंदर राजा हुए, इन्होंने अ, चीरामन पेरुमल मस्जिद बनवाई थी, जो कि इस मस्जिद से भी पहले बनाई गई थी। लेकिन जैसे कि हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा गया है कि ये पहली मॉस्क है इंडिया की, तो आप इसी को मार्क करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार भी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने महरौली दिल्ली के अंदर बनाया। इनिशियली इसका जो कंस्ट्रक्शन था ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है, जिसके बाद जो इल्तुतमिश थे उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया। फिर 2.5 दिन का जौपड़ा करके एक मस्जिद है, जिसको अजमेर के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसी तरीके से सुल्तानगरी करके एक जगह है, इसको इल्तुतमिश ने दिल्ली के अंदर बनवाया। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के अंदर बनवाया। तुगलकाबाद, जिसको छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है, इसको गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के अंदर बनवाया था। जहापना सिटी, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के अंदर बनवाया। बारह खंबा, इसको भी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के अंदर बनवाया था। इसी तरीके से फिर कोटला फिरोज शाह आ जाता है, इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था दिल्ली के अंदर। दीनपना सिटी, इसको हुमायूं ने आगरा के अंदर बनवाया। इसके बाद इम्पोर्टेंट आप हुमायूं के टॉम को रखेंगे। हुमायूं का जो टॉम था, इसको हाजी बेगम ने बनवाया था, जो कि विडो थी हुमायूं की, दिल्ली के अंदर, ठीक है। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन था ये अकबर के पीरियड के दौरान हुआ, और ये जो टॉम है हुमायूं का, ये एक तरीके से प्रोटोटाइप था ताजमहल का। क्योंकि अगर हमने ताजमहल के बारे में पढ़ा है तो हमने वहाँ पे जाना है कि जो ताजमहल है, ये बेसिकली छोटे-छोटे जो डिफरेंट स्पेशल चीज़ें थी डिफरेंट मुगल आर्किटेक्चर के अंदर, उनको जोड़ के बनाया गया था, ठीक है। अब अगर आगरा फोर्ट की हम बात करते हैं, अगर ओल्ड आगरा फोर्ट की बात करते हैं जो 1565 में था, तो इसको अकबर ने बनवाया। लेकिन आगे जाके जो प्रेजेंट में आगरा फोर्ट हम देखते हैं, ये शाहजहां ने बनवाया था। इसके अंदर एक जहांगीरी महल है, जिसको अकबर ने ही बनवाया आगरा में। फिर फतेहपुर सीकरी आ जाती है, इसको अकबर ने बनवाया। इलाहाबाद फोर्ट को भी अकबर ने बनवाया। और बुलंद दरवाजा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि बुलंद दरवाजा जो है ये अकबर ने बनवाया था।
फतेहपुर सीकरी में। किस चीज़ के लिए? क्योंकि जब इन्होंने गुजरात को जीत लिया था, तो उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए इसको बनवाया गया, ठीक है? एज़ अ गेट ऑफ जामा मस्जिद, यानी कि वहाँ पे जो मस्जिद मौजूद है, उसका ये बेसिकली गेट है जिसके थ्रू आप अंदर मस्जिद में एंटर करते हैं। इसी तरीके से जो शेख सलीम चिश्ती थे, यानी कि चिश्ती ऑर्डर जो था सूफीज़्म के अंदर, इनकी जो कब्र है, ये अकबर ने फतेहपुर सीकरी के अंदर बनवाई है। पंचमहल, इसको अकबर ने फतेहपुर सीकरी के अंदर बनवाया। इसी तरीके से अनूप तलाव करके, ये भी अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया है। अब अगर अकबर के टॉम की बात करें कि भाई अकबर की कब्र कहाँ मौजूद है, तो ये सिकंदरा के अंदर मौजूद है। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है एग्ज़ाम पर्पज़ से वो टॉम है इत्मत-दौला का। अब इत्मत-दौला कौन है? ये जो नूरजहाँ थी, जो कि वाइफ़ थी जहांगीर की, इन्होंने इसको बनवाया और ये बेसिकली क्या थे? इनके फादर थे, यानी कि जहांगीर के ये ससुर जी थे। ठीक है? तो ड्यूरिंग जहांगीर एंड इंट्रोड्यूस द टेक्निक ऑफ पिट्राड्यूरा, ठीक है? यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मुगल आर्किटेक्चर के अंदर जो पिट्राड्यूरा टेक्निक थी, जहाँ पर अ, मार्बल के अंदर प्रीशियस स्टोन्स को लगा दिया जाता था, ये पहली बार कहाँ पे यूज़ हुई? तो जो इत्मत दौला का जो टॉम है, सबसे पहले इसको यहीं पर यूज़ किया गया। फिर ताजमहल के बारे में ऑलरेडी आप फेमस मॉन्यूमेंट्स में पढ़ चुके हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन 1632 में स्टार्ट हुआ, 1653 में जाके कंप्लीट हुआ। शाहजहां ने अकबर आगरा के अंदर इसको बनवाया इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल, जिनका असली नाम अर्जुमन बानो बेगम था। इसके जो आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिनको नादिरुल असर का टाइटल मिला था। फिर मोती मस्जिद आ जाती है। मोती मस्जिद शाहजहां के अंदर, शाहजहां ने बनवाई थी आगरा के अंदर, ठीक है? इसी तरीके से एक और मोती मस्जिद है जिसको औरंगजेब ने रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर बनवाया। अगर हम शाहजहाबाद की सिटी की बात करें तो इसको शाहजहां ने ही बनवाया था आगरा में। इसी तरीके से शाही जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई दिल्ली के अंदर, ठीक है? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1644 के अंदर। ये भी फेमस मॉन्यूमेंट में हम पढ़ चुके थे। बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने लाहौर के अंदर बनवाई और काबुली बाग मस्जिद बाबर ने पानीपत के अंदर बनवाई थी, ठीक है? अब कुछ भक्ति सेंस के बारे में बात करते हैं जिन पे कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य बेसिकली फिलोसफर है अद्वैता के या फिर वेदांता के, यानी कि जो वेद्स होते हैं, इसकी जो फिलॉसफी है ये शंकराचार्य ने दी थी, ठीक है? फिर अलवर्स करके सेंस होते हैं, कलेक्टिवली ये टोटल तमिल वैष्णव सेंस हैं, ठीक? रामानुजा करके एक सेंट हुए, ये शुरुआत के मेन सेंट हैं जिन्होंने भक्ति मूवमेंट के अंदर स्टार्टिंग करी। रामानंदा आ जाते हैं, ये बेसिकली फॉलोअर थे रामानुजा के और इन्होंने आगे भक्ति मूवमेंट को बढ़ाया नॉर्थ इंडिया में, ठीक है? और इनको रिगार्ड किया जाता है एज अ ब्राइड बिटवीन द भक्ति मूवमेंट ऑफ साउथ एंड नॉर्थ इंडिया, यानी कि इन्होंने जो भक्ति मूवमेंट था साउथ और नॉर्थ का उसको आपस में लिंक कर दिया, ठीक है? और इनके बेसिकली दो डिसिपल्स थे। अब अगले जो इम्पोर्टेंट भक्ति सैंत है वो कबीर है। कबीर बेसिकली क्या थे? रामानंदा के डिसिपल थे। इन्होंने जो सती सिस्टम था और जो औरतें घूंघट करती थी, ठीक है, उसको क्या किया? क्रिटिसाइज किया एंड रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द ब्राह्मण एज अ सुपीरियर क्लास ऑफ द सोसाइटी, और जो हायरार्की थी कास्ट सिस्टम की, उसको मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने अपनी बात यानी कि एडवोकेट करा परफेक्ट इक्वालिटी, यानी कि सारे लोग समान हैं चाहे वो शूद्र या फिर ब्राह्मण हो। इनका जो चीफ स्क्रिप्चर था Kabir seed is well known the Bijak, a compilation of Kabir couplets, his monastery in Maghar, ठीक है? यानी कि ये जो भी कुछ कहते थे, कबीर के दोहे हम सभी ने सुने हैं या फिर पढ़े होंगे, ठीक है? तो उसके लिए फेमस थे, दो दो लाइन की फॉर्म में अपनी बात को कह देते थे पोइट्री फॉर्म में। और इनकी जो मोनेस्ट्री है ये कहाँ पे मौजूद है? मगहार के अंदर मौजूद है। इसके बाद जो अगले फेमस सेंट हैं वो चैतन्य है। चैतन्य बेसिकली फाउंडर थे मॉडर्न वैष्णविज्म जो कि बंगाल के अंदर फॉलो किया जाता है। फिर मीराबाई थी। मीराबाई बेसिकली कृष्णा कल्ट को बिलोंग करती हैं वैष्णविज्म के। अ, आप में से शायद किसी ने बहुत सारे सॉन्ग भी सुने होंगे जहाँ पे मीराबाई अपनी जो डिवोशन है कृष्णा के प्रति उसको व्यक्त करती हैं। इसी तरीके से अगले जो भक्ति सैंट है वो सूरदास है। ये बेसिकली डिवोटी थे लॉर्ड कृष्णा और राधा के। इनके जो 3 वर्क्स हैं ये काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे कि सुर सरवाली, साहित्य रत्न और सुर सागर, ठीक है? ये सूरदास ने लिखे। इसी तरीके से तुलसीदास आ जाते हैं। तुलसीदास जो थे ये डिवोटी थे लॉर्ड रामा के
और इन्होंने जो रामचरितमानस था इसको 1574 में लिखना शुरू करा। अकबर के पीरियड के दौरान कई सारी बुक्स लिखी, जैसे कि गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है और हनुमान चालीसा भी उनमें से एक है जो कि इन्होंने लिखी अकबर के टाइम के दौरान। इसके बाद सिख गुरु की बात कर लेते हैं। तो टोटल कई सारे सिख गुरु हुए, जिसमें से जो गुरु नानक देव जी थे, ये बेसिकली फाउंडर थे सिखिज्म के। गुरु आनंद जो थे ये सेकंड गुरु थे सिक्स के। गुरु अमरदास जी जो हैं इन्होंने लंगर सिस्टम की स्टार्टिंग कराई थी। गुरु रामदास जी इन्होंने मसनद सिस्टम स्टार्ट कराया। फिर गुरु अर्जुन दास जी जो थे इन्होंने कंपाइलेशन कराया आदि ग्रंथ का। ठीक है, लेकिन इनके जो रिलेशनशिप थे वो जहांगीर के साथ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जिसने फाइनली जहांगीर ने इनको मार दिया। फिर गुरु हरगोविंद आए, इन्होंने जो अकल तख्त था उसकी फाउंडेशन करी। इनके रिलेशनशिप भी जहांगीर और शाहजहां के साथ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अब अकल तख्त क्या है? अकल तख्त बेसिकली एक ऐसे चार गुरुद्वारे का कॉम्बिनेशन है जहाँ पे ये डिसाइड करा जाता था कि सिखिज्म के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे डिसाइड किए जाते थे अकल तख्त के द्वारा। इसी तरीके से गुरु हर राय थे, ये सेवेंथ गुरु हुए सिख के। फिर गुरु हरिकृष्ण आए, ये आठवें गुरु हुए सिख के। फिर गुरु तेज बहादुर आए, ठीक है, ये नौवे गुरु हुए। और इनके जो रिलेशनशिप थे औरंगजेब के साथ ज़्यादा अच्छे नहीं हुए, जिसके कारण औरंगजेब ने इनको दिल्ली के अंदर सरकलम कर दिया। ठीक है, और वो जगह आज भी जीटीवी नगर यानी कि गुरु तेज बहादुर नगर के नाम से जानी जाती है। और जो आखिरी गुरु हुए वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है, इन्होंने ही जो खालसा था उसकी स्थापना करी। और इनके जो रिलेशनशिप थे ये भी औरंगजेब के साथ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। ठीक है, साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह जी ने जितने भी सिख्स थे उनको 5 का बताए। ठीक है, यानी कि 5 सिंबल दिए सिखिज़्म के, जिनको 5 का के नाम से जाना जाता है। जैसे कि जितने भी सिख हैं वो अपने केश यानी कि अपने हेयर्स को कट नहीं करेंगे। वो हमेशा एक कड़ा पहनेंगे यानी कि स्टील ब्रासलेट पहनेंगे। उनके पास एक कंघा रहेगा यानी कि जो कि वुडन कॉर्म होता है। इसी तरीके से वो हमेशा एक कॉटन का अंडरवियर जिसको कच्छा कहते हैं, ठीक है, इसको पहनेंगे। और लास्ट में उनके पास एक कृपान यानी कि स्टील स्वाड रहेगी खुद की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो इन टोटल ये 5 का है। इस पे बेस भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी हम याद रखेंगे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे मिसलेनियस जिसके बारे में थोड़ा बहुत ही शायद हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा। और इस लेक्चर के साथ जो हमारे इंडो इस्लामिक कल्चर की सीरीज थी ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको केवल एक ही काम करना है, एक बार से जल्दी से जितने भी लेक्चर्स हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनको कंप्लीट कर लीजिए। फिर जो क्वेश्चन बैंक्स के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपको प्रैक्टिस करना है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपसे कि जो मैंने आपको इन सारे लेक्चर्स के अंदर बताया ये आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप क्वेश्चन बैंक्स को अच्छे से लगाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आएंगे एग्ज़ाम के अंदर, जो कि आपकी एक अच्छी रैंक लाने में काफ़ी बेनिफिशियरी होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।